नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। कल दिवाली का त्यौहार है। दिवाली के त्यौहार के पूर्व संध्या पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना। मैं आधुनिक भारत के इतिहास में 8 वीडियो लेकर आया था और उसमें मैंने कहा था कि सिलसिलेवार ढंग से मैं आधुनिक भारत का इतिहास को इस चैनल पर पढ़ाऊँगा, मैंने बताऊँगा। तो उसके बाद जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसमें 3 कर्नाटक युद्ध को भी मैंने बताया। तो उसके बाद जो क्रम से टॉपिक है वो ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति है। और चूँकि जो भी हमारे देश में एग्ज़ाम है, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या बिहार में जो इंटर लेवल के एग्ज़ाम हो, ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो, एडीओ हो या दारोगा का हो, और जेपीएससी, बीपीएससी 72वीं हो, उस सब में, और जेटेट झारखंड पात्रता परीक्षा अभी जो वैकेंसी झारखंड में निकला हुआ, सबके लिए, यानी अदर्स एग्ज़ाम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, रेलवे, बैंक, जो भी वनडे एग्ज़ाम है, उसमें क्रमबद्ध तरीके से मैं आधुनिक भारत के इतिहास को यहाँ इस चैनल पर बता रहे हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति कैसे थे कि अंग्रेजों ने पैर जमा लिया। प्रश्न ये उठता है, आखिर मुगल कहाँ गए थे? मुगल थे कहाँ कि अंग्रेजों ने, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पैर जमाया? मुगल कहाँ थे? जो मुगल, जो कभी औरंगजेब जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के थोड़ा सा बदमाशी करने कारण इंडिया से बाहर निकाल के फेंक दिया था, वो औरंगजेब कहाँ था इस समय ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति? तो ऐसा है, इसका कंसेप्ट ये है कि 1658 से 1707, 1658 से 1707, यानी 16 इस जो शासनकाल औरंगजेब का शासनकाल है। और औरंगजेब के शासनकाल से एक बहुत यहाँ समझने की बात है कि जब अकबर से लेकर अंतिम ये 1707 में जब ये औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो औरंगजेब जो है मुगल वंश का ये शक्तिशाली शासक था। और इसके बाद जितने भी मुगल वंश में जो आएंगे शासक, अब अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समान कोई नहीं मिलेगा। या तो ताताथैया का नाच करेंगे अपने, या नाच देखेंगे, बस उतना ही तक वो लोग हैं। कोई रंगीला बादशाह मिलेगा, कोई अफीम पीकर दीवाना रहेगा। तो ये बाद में इसके बाद, इस क्लास के बाद मैं उसको पढ़ाऊंगा सिलसिलेवार ढंग से। लेकिन आज जो मैं ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति जो पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये कि जो कंसेप्ट क्या है। प्रश्न यहाँ है कि औरंगजेब जब शक्तिशाली था, तो फिर औरंगजेब के शासनकाल से ही मुगलों का पतन क्यों शुरू हो गया, डाउनफॉल क्यों शुरू हो गया, ये बात यहाँ समझना है। तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707, ये सबसे बड़ी बात है कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये तीनों जो शासक था लोग थे, देखिए मंगोल और तैमूर, मंगोल प्लस तैमूर के मिक्स प्रजाति से डेवलप ये वंश था, मुगल वंश। तो ये लोग लिबरल थे। औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये लोग लिबरल थे। लेकिन पता नहीं, देखिए औरंगजेब जो है ये कहाँ का बिगड़ैल टाइप का इस वंश में आ गया। ये बिगड़ैल टाइप का इस वंश में आ गया, जो भारत के कल्चर से ही छेड़छाड़ कर दिया। भारत का जो, हमारे इंडिया का जो कल्चर था, उसी से ही छेड़छाड़ किया। बेसिक रूप से रिलीजन पॉलिसी में काफ़ी छेड़छाड़ किया, आर्ट में छेड़छाड़ किया। जो लोग कला, डांस या जो कुछ भी अपना आर्ट यहाँ अपनाए थे, उसमें भी छेड़छाड़ किया, और धार्मिक रूप से भी छेड़छाड़ किया। इसको हम ले चलते हैं सल्तनत पीरियड में। सल्तनत पीरियड से समझने में आसान हो जाएगा। सल्तनत पीरियड के जो लोग बादशाह थे भारत में, वो संकीर्ण, कंजर्वेटिव टाइप के थे, यानी संकीर्ण माइंडेड थे धर्म के मामला में। वही धर्म का मामला ये औरंगजेब जो है अपना
शासनकाल में लागू कर दिया, जो इसके पतन का कारण बना। इसी के समय से मुगल वंश का पतन प्रारंभ हो गया, ये कारण था। जैसे अकबर ने राजपूतों को साथ लिया और अकबर को लगा कि नहीं, राजपूतों को साथ लेना भारत में ज़रूरी है, चूँकि वो शासन करने के लिए मेरुदंड हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, शासन में उनकी ज़रूरत है, इसलिए अकबर का शासनकाल अच्छा से चला। अकबर का नीति जहांगीर ने अनुसरण किया, जहांगीर का नीति शाहजहां ने अनुसरण किया, लेकिन एक बिगड़ैल आदमी औरंगजेब ये कल्चर में, भारत के कल्चर में छेड़छाड़ कर दिया, धार्मिक पॉलिसी में उलट पुलट करके रख दिया और काफ़ी डिस्टर्ब किया। लोग इसके माने बगावत कर दिए, इसके खिलाफ हो गए। पूरा समाज, आम जनता औरंगजेब के खिलाफ हो गया। तो इसी के शासनकाल में आप देख सकते हैं कि 1707 तक तो मुगल वंश अच्छा से चला, लेकिन इसके बाद माने अपने ही शासनकाल में, यह औरंगजेब अपने ही शासनकाल में अपना पतन स्टार्ट करवा दिया अपने नीति से। मिसगाइडेड पॉलिसी, इसका जो पॉलिसी था मिसगाइडेड पॉलिसी था। तो इस तरह से औरंगजेब का ये है हुआ बात। औरंगजेब ने जो कल्चर में छेड़छाड़ किया, यहाँ तक कि यहाँ के जो लोग कला में जो रुचि लेते थे उनको भी, उनके साथ भी छेड़छाड़ किया। यानी कल्चर जो था भारत का उससे छेड़छाड़ किया, बेसिक रूप से धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ किया। ये माने सल्तनत काल का संकीर्ण जो कंजर्वेटिव जो पॉलिसी जो सल्तनत काल में लोग लाया था, संकीर्ण माने धार्मिक इस्लामिक कानून, वो ला के रख दिया बिगड़ैल आदमी औरंगजेब, जिसके शासनकाल से ही मुगल वंश का पतन स्टार्ट हो गया, यानी प्रारंभ हो गया। ये हुई बात औरंगजेब का। उसके बाद हम चलते हैं एक स्पेक्ट्रम में। मोहम्मद शाह का भी बेसिक में बैकग्राउंड में नाम है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह औरंगजेब के शासनकाल के बाद माने 1707 के बाद एक भी शासक मुगल बादशाह में नहीं रहेगा जो चारों बादशाह के तरह मिलेगा। अब कोई नहीं मिलेगा। जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, उसके जैसा शासन मतलब ये जो जितना उत्तरवर्ती मुगल सम्राट जो होगा वो लोग नहीं मिलेगा। तो मोहम्मद शाह का नाम इसलिए, मोहम्मद शाह 29 ईयर तक शासन किया, 29 ईयर्स। और ये मोहम्मद शाह भी को लग रहा था कि हम हिमालय पहाड़ पर चढ़ जाएं, लेकिन ये आलसी आदमी था, इनकम्पिटेंट, यानी योग्य नहीं था। ये खाली बस सोचता था लेकिन करता नहीं था। माने शासन के प्रति इसका जो नज़रिया था उस शासन के प्रति नहीं था, कहीं इसका दिमाग कहीं और था मोहम्मद शाह का। तो 29 साल तक शासन किया। और इसके शासनकाल में इसलिए ही स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड में पृष्ठभूमि में इसका नाम आया है मोहम्मद शाह का। इसी के शासनकाल में 2 विदेशी आक्रमणकारी लोग आता है, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। तो एक और बात इसके शासनकाल में घटना घटती है कि इसके शासनकाल में चार राज्य जो है इसके नियंत्रण से बाहर हो गए। वो कौन कौन था राज्य थे? देखिए, पंजाब, हैदराबाद, ये लोग स्वतंत्र अपना राज्य बना लिया। अब पंजाब, हैदराबाद, और हैदराबाद दक्षिण में, पंजाब, बंगाल भी, और अवध। ये 4 जो राज्य है, पंजाब, हैदराबाद, बंगाल और अवध, ये स्वतंत्र हो इसके शासनकाल में। और विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली भी इसके शासनकाल में अपना माने आक्रमण किए यहाँ भारत में। ये देखिए, मोहम्मद शाह के शासनकाल में पंजाब, हैदराबाद, बंगाल, अवध ये इसके नियंत्रण से बाहर हो गए, लोग स्वतंत्र राज्य अपना बना लिए। अब हम
प्रश्न आता है कि किसके शासनकाल में क्या घटना घटा, तो इसी के शासनकाल में एक घटना घटा था। अब हम चलते हैं मराठा साम्राज्य। ये भी पिक्चर में आ जाते हैं। जो ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति का जो पिक्चर है उसमें मराठाओं का भी पदार्पण होता है। ये मराठा अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान से लेकर यहाँ है उड़ीसा, इसके बाद हैदराबाद, दक्षिण में हैदराबाद तक ये अपना साम्राज्य विस्तार कर लेते हैं। जो मुगल बादशाह लोग, जो मुगलों ने तंग किया मराठा साम्राज्य पर, मराठा के बादशाहों पर, मराठों पर, वो एक समय ऐसा आया कि मराठा सरदार या मराठों का जो चीफ थे वो लोग मुगल लोगों से 2 टैक्स ले लिए। जब मुगल साम्राज्य का पतन के कगार पर था मुगल साम्राज्य, चौथ और सरदेशमुखी, और कहां तक इनका साम्राज्य हो गया इंडिया में? अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा और दक्षिण में हैदराबाद तक। माने पूरा मराठा जो है अपना साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के अंत होने की, यानी मुगल साम्राज्य जब पतन के कगार पर था तो मराठा साम्राज्य यहाँ से यहाँ तक, माने अफगानिस्तान से उड़ीसा और दक्षिण में हैदराबाद तक फैल गया। तो इस ब्रिटिश विजय के समय भारत का कंडीशन क्या था ये मैं बता रहा हूँ। औरंगजेब पतन में औरंगजेब का कहाँ तक हाथ था ये भी मैंने बताया। इसके बाद मोहम्मद शाह और चौथ और सरदेशी मुगलों से जो मुगल बादशाह लोग इतना ताकतवर था कि मराठा लोगों को तंग किया करता था, मराठा लोगों को फैलने नहीं दे रहा था, विस्तार नहीं करने दे रहा था। लेकिन आज समय ऐसा है कि मराठा लोग इसे चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्स था वो वसूलने लगा लोग मुगलों से। तो ये तीनों की बात हो गई। अब हमने कहा था कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होता है, पदार्पण होता है। देखिए पहले हम जान लेंगे कि आखिर भारत का सेंसिटिव राज कौन था। देखिए ये जो है पाकिस्तान जो है सेंसिटिव है, और अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और ये हुआ पाकिस्तान। देखिए ये जो है एरिया, ये जो एरिया है यही जो है सेंसिटिव भारत का रहा। इसी से कब आज के समय में आतंकवादी लोग आता है, इसी से ईरान से नादिर शाह आया, यहाँ का नादिर शाह। अब प्रश्न उठता कि शाह नाम क्यों पड़ा नादिर शाह? तो ईरान में जो बादशाह लोग हुआ करता था उसका टाइटल शाह था, इसलिए ईरान का नादिर शाह। और एक और बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान का नेपोलियन बोला जाता है नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन बोला जाता है। ये अटैक किया मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1738-39। लड़ाई कहाँ हुई? मुगलों से करनाल में 1739 में लड़ाई हुई। उसमें मुगल लोग मुगल आर्मी जो है, मुगल सेना हार खाई। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि मोहम्मद शाह भेजा किसको था? देखिए ये कहानी है, इतिहास की इंटरेस्टिंग कहानी है कि मुगल शाह किसको भेजा था। तो मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह था, देखिए यहाँ मोहम्मद शाह, इसी के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। कब हुआ? 1738-39 में हुआ आक्रमण। अटैक किया यहाँ करनाल में, भारत के करनाल में, और मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ तो आखिर करनाल में लड़ाई कैसे हुआ? ये अपने एरिया में लड़ने के लिए पहले देखिए 3 आदमी को भेजा, जाओ, मतलब तीनों आदमी को बोला। निजामुल मुल्क को तो मैंने पहले बताया है इस क्लास से पहले।
8 लेक्चर में या जो भी कर्नाटक युद्ध हुआ उसमें मैं बताया निजामुल मुल्क के बारे में, कमरुद्दीन खां और खाने दौरान। इनको मैंने घेरा में इसलिए अभी नहीं लिया कि ये जब तीनों को भेजा लड़ने के लिए, किससे लड़ने के लिए? नादिर शाह से। मोहम्मद शाह ने, देखिए मोहम्मद शाह ने ये तीनों आदमी को भेजा कि जाओ तुम लोग नादिर शाह को मार दो, माने नादिर शाह से लड़ो, उसके मार को और भगाओ भारत से, इंडिया से। ये मोहम्मद शाह तीनों आदमी को भेजा, निजामुल मुल्क को, कमरुद्दीन खां को और खाने दौरान को। अब सआदत खां ये महोदय कहाँ के थे? ये थे अवध के। अभी लगे बोलने कि हम भी जाएंगे, जब वो लोग जा रहा था हम भी जाएंगे लड़ने के लिए। अरे वहाँ करनाल में कोई लड्डू थोड़े बंट रहा था कि ये अपना सोचे कि 3 को जा रहा था हम भी चल जाए पीछे से। तो ये जो सआदत खां, देखिए अवध के जो नवाब हैं, ये जो है ये भी पीछे लग गए मोहम्मद शाह से, बोले शासक मोहम्मद शाह से कि हमको भी जाने दीजिए। तो सआदत खां भी हो गए, यानी चारों आदमी अब लड़ने के लिए चला गया। पूरे दल बल के साथ जा रहा है, पूरा अपना जो भी सेना है अपने साथ लेकर ये लोग जा रहा है। निजामुल मुल्क, कमरुद्दीन खां, खाने दौरान और सआदत खां, पूरा घोड़ा हाथी अपना जो भी लेकर जा रहा था। लेकिन ये लोगों को ये नहीं मालूम था कि जिस आदमी से हम करनाल में लड़ने जा रहे हैं, ये चारों को ये पते नहीं था कि जिस आदमी से हम लोग लड़ने जा रहे हैं वो ईरान का नेपोलियन है। वो आदमी नादिर शाह ईरान का नेपोलियन है। गया तो था ये लोग लड़ने के लिए, लेकिन जाते जाते ये लोग को नादिर शाह वो मार मारा कि पहले 2 को तो वहीं ख़त्म हो गया। ये देखिए कमरुद्दीन खां और खाने दौरान दोनों वहीं ख़त्म हो गया। अब बचा कौन? निजामुल मुल्क और सआदत खां। तो निजामुल मुल्क और सआदत खां ये दोनों बच गया। नादिर शाह बोला, एक बैठ गया किनारा और इन लोगों दोनों को बैठाया, बोला बैठ यहाँ बैठो। तब जाके दोनों निजामुल मुल्क और सआदत खां ये दोनों बैठा। अब बैठने के बाद अब निजामुल मुल्क को पहले बोल रहा है वो नादिर शाह कि अब बताओ क्या तुम्हारे साथ किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? इस तरह की बात निजामुल मुल्क को बोला तो निजामुल मुल्क का सर जो है एकदम चकरा गया कि अब तो हमको मार ही देगा नादिर शाह। तो निजामुल मुल्क एक बात सुझाया नादिर शाह को कि महाराज से ऐसा है कि अब 50 लाख रुपए आपको हम दिलवा देते हैं मोहम्मद शाह से, माने जो बादशाह था मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह। ये निजामुल मुल्क बोला अपना जान बचाने के लिए कि 50 लाख रुपया हम मोहम्मद शाह से दिलवा देते हैं, आप ले लीजिए और चल जाइए यहाँ से। ये तो कह के चला आया निजामुल मुल्क। ये पहुँचता है कहाँ पहुँचता है? ये मोहम्मद शाह के दरबार में। तो ये महोदय ये मोहम्मद शाह क्या कर रहे हैं? देखिए यहाँ ये मोहम्मद शाह तता थैया का नाच देख रहे थे। इनको तो नाच से फुर्सत नहीं था, नाच गाना से। तो ये जो है अब निजामुल, देखिए ये निजामुल मुल्क आया यहाँ। तो ये पूछा कि कहाँ से तुम आ गया यहाँ भाई, तुम तो माने करनाल में हम लड़ने के लिए भेजा था। तो निजामुल मुल्क बोला कि वहाँ तो युद्ध हुआ और वहाँ सब लोग मारे गए और बहुत सारे लोग मतलब कि युद्ध में हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। तो अब मैं और सआदत खां 2 आदमी खाली बचा है और सब लोग मारे गए। तो बोला मोहम्मद शाह कि आप यहाँ क्या करने आए हो? बोला कि हम 50 लाख रुपया बोले हैं नादिर शाह को, 50 लाख रुपया ले लीजिए और अब यहाँ से चल जाइए। तो ये इतना मोहम्मद शाह बदतमीज आदमी था कि कहा कि 50 रुपया देंगे हम। वो भाग गया वहाँ से, मोहम्मद शाह जो है भाग गया। और निजामुल मुल्क अब इतना फेराम पड़ा कि इधर के रहा न उधर के रहा। सोचा कि नादिर शाह से हम बोल के आए हैं कि अपना जान बचाने के लिए 50 लाख रुपया तुमको दिलवा देंगे, या नादिर शाह को तो हमारा बादशाह मोहम्मद शाह दिया नहीं, तो अपने भाग गया। ना इधर के रहा ना उधर के रहा, अभी छटपटा ही रहा है। अब स्थिति क्या हो गई आप समझ सकते हैं निजामुल मुल्क का। नादिर शाह का भी डरे काँप रहा था कि उधर तो मेरा जान मार देगा, इधर मोहम्मद शाह के दिया पैसा नहीं, ये तो अपने भाग गया दिल्ली छोड़ के। तो अब तो निजामुल मुल्क पड़ गया फेरा में। अब तो उसका कहीं का मन कहीं का नहीं रहा। वो इसी बीच में इस सआदत खां महोदय इनको भी बैठाया था, ये भी थर थर काँप रहा था। ये बोला
देखा कि अब तो निजामुल मुल्क उधर से लौटा नहीं, कहा कि नादिर शाह को बोला कि देखे मतलब नादिर शाह को ये बोलता सआदत खां कि निजामुल मुल्क और मोहम्मद शाह ये दोनों भाग गया लोग। तो एक उपाय हम सुझाते हैं। ये सआदत खां अपना चालाकी में सोचा कि ऐसा उपाय हम बताएं ताकि हमको छोड़ देगा, ये नादिर शाह जो है हमको छोड़ देगा। ये अपना उपाय लगाया है सआदत खां अवध के नवाब, और बोला किसको? नादिर शाह को। नादिर शाह को बोला, नादिर शाह देखिए इसको बोला नादिर शाह को कि आप दिल्ली चले जाइए। कौन बोला? सआदत खां। देखिए सआदत खां ये जो है अवध का नवाब नादिर शाह को बोला कि आप दिल्ली चल जाइए और दिल्ली में बहुत पैसा है, वहाँ आप पैसा लेके अपन चल जाइएगा, बहुत पैसा दिल्ली में। तो ये उपाय सुझा रहा सआदत खां ये नादिर शाह को। इसको क्या करिए, निजामुल मुल्क और मोहम्मद से दोनों का बंधक बना लिए। ये उपाय अपना बचने के लिए देखो उपाय लगा रहा है सआदत खां। ये कह रहा है नादिर शाह को कि मोहम्मद शाह और निजामुल मुल्क को बंधक बना लीजिए और दिल्ली का पैसा लेके आप चल जाइए, दिल्ली में बहुत पैसा है। ये बताया सआदत खां ये नादिर शाह को। तो नादिर शाह कहा कि बात तो सही बोल रहा है तुम, चलो बात तो ठीक, हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में पैसा आक्रमण करेंगे और पैसा अपना लेके चल जाएंगे, लेकिन तुम क्या देगा हमको? तुमसे तो हम लेंगे। ये 20 करोड़ रुपया मांगा, किससे? सआदत खां से 20 करोड़। तो सआदत खां सोचा गरीब बाप तो मेरा भी बाप निकला ही, ये तो अपना जान बचाने के लिए उपाय सुझाया कि मतलब निजामुल मुल्क और मोहम्मद शाह को बंधक बना लो और दिल्ली पर आक्रमण कर लो और दिल्ली से पैसा ले लो, अपना उगाही करके अपना चले जाओ। लेकिन ये तो हमसे पैसा मांगते। फिर दोबारा बोला ही कि क्या शहंशाह क्या बोले? बोला नहीं, 20 करोड़ रुपये आप तुमको देना होगा तब तुमको छोड़ेंगे इसको सआदत खां को। जब 20 करोड़ बोला तब तो इसका दिमाग अब चक्कर काटने लगा कि अब हम क्या करें। 20 करोड़ से इस तो लज्जा शर्म से आ गया कि चूंकि अवध का नवाब था, जब आया 20 करोड़ रुपया थी कि तो 20 करोड़ रुपया तो इसके पास था नहीं। लोग इससे चिढ़ाने लगे कि वो कौन ऐसा नवाब है कि इसके पास 20 करोड़ रुपया नहीं है। अब ग्लानि से भर गया। ये जो है सआदत खां पॉइजन 20 खाकर मर गया। देखिए सआदत खां 20 खाकर मर गया, इतिहास में इसका नाम दर्ज है। देखिए 20 खाकर मर गया। ही कौन मरा? सआदत खां, नादिर शाह के आक्रमण से कि पैसा जो नहीं दिया 20 करोड़, तो अब इसका कौन देगा? 20 करोड़ में तो दिया नहीं, ये अपने पॉइजन खा के मर गया। तो इसका जो उत्तराधिकारी होगा सफदर जंग, वो 2 करोड़ रुपया देके जान बचाया, तब जाके अवध जो है बचा। ये स्थिति है नादिर शाह को। लेकिन ये बता दिया था दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। तो मार्च 1939 में दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह कर दिया। दिल्ली पर आक्रमण कर दिया तो वहाँ माना युद्ध, दिल्ली पर लूटपाट करना शुरू किया। लेकिन दिल्ली के लोग भी इतना, दिल्ली के लोग ऐसे थोड़े छोड़ देते इसको लूटने के लिए पूरा। एक जगह अफवाह फैल गया कि नादिर शाह मारा गया। अफवाह फैल गया कि नादिर शाह मारा गया। देखिए अफवाह फैला कि नादिर शाह मारा गया। तो अब दिल्ली के लोग क्या किए कि दिल्ली के लोग अपने अपने जो भाला चाहे जो भी हथियार था अपने घर से निकले, यहाँ तक कि अपने किचन से वो लोग छोलने क्या जो भी अपना खाना बनाने का सामान होता था उससे भी लोग नुकीला जो कोई चाकू छुरी जो लोग लेके निकले और नादिर शाह के 700 सिपाहियों को मार डाला। वो लोग दिल्ली के लोग 700 सिपाहियों को मारा नादिर शाह के, दिल्ली के लोग। इस बात पर नादिर शाह गुस्सा हो गया तो काफ़ी सैनिकों को आदेश दे दिया कि मन कत्लेआम करने के लिए। तो यहाँ के दिल्ली में 30,000 आदमी मारे गए दिल्ली में।
नादिर शाह के आक्रमण में 30,000 लोग मारे गए और काफ़ी धन लूटपाट किया नादिर शाह और ले का गया दिल्ली से देखिए ले गया मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, खजाना तो ले ही गया और एक और पांडुलिपि ले गया था। पांडुलिपि जो हिंदुस्तानी पर्शियन में था, पर्शियन में था, पर्शियन लैंग्वेज में था पांडुलिपि और ये हिंदुस्तानी म्यूजिक को डेडिकेटेड था ये पांडुलिपि, ये भी ले गया था नादिर शाह। देखिए मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, पांडुलिपि, खजाना तो ले ही गया था, यहाँ तक कि घोड़ा, हाथी, खच्चर भी ले गया था, कुछ माने जवान को भी यहाँ से ले गया था, घोड़ा, हाथी, खच्चर, कुछ जवान लोगों को भी ले गया, राजमिस्त्री को भी ले गया अपने साथ। ये नादिर शाह की कहानी है। नादिर शाह तो अब चला गया ये सब लेकर और 70 करोड़ रुपया भी ले गया। $70 करोड़ रुपया भी नादिर शाह अपने साथ ले गया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली कौन था? इसका कमांडर था। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह कमांडर था और अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह कमांडर था और इलेक्टेड सक्सेसर यानी निर्वाचित उत्तराधिकारी बना। नादिर शाह का निर्वाचित उत्तराधिकारी बना अहमद शाह अब्दाली और 1748 देखिए 1748 ले 1763 अंतिम आक्रमण उसका हुआ 1763 में अहमद शाह अब्दाली का। 1748 ले 1763 ये अहमद शाह अब्दाली इतना बीच के भारत में आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का कमांडर था। अहमद शाह अब्दाली के बारे में नादिर शाह ने कहा था कि हिंदुस्तान तुरान बोला जाता है अफगानिस्तान के ऊपर का एरिया को। अफगानिस्तान के ऊपर जो एरिया है जैसे तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, इस एरिया को पहले उस समय 1700 ईस्वी में 1748 ईस्वी में तुरान बोला जाता था। हिंदुस्तान, तुरान और ईरान माने ये 3 जगह में बोला था नादिर शाह कि इसके जैसा हम काबिल इंसान नहीं देखा। बहुत अच्छा काबिल इंसान था नादिर शाह बोला अहमद शाह अब्दाली के विषय में, यानी जरूर क्वालिटी होगा अहमद शाह अब्दाली में। जब नादिर शाह इस तरह की बात बोल रहा है तो क्वालिटी तो होगा। ये आया भारत में, शुरू में पंजाब में अटैक किया लेकिन पंजाब में सफल नहीं रहा। शुरू में 1748 में पहला आक्रमण नादिर शाह का सफल नहीं हुआ पंजाब में ये पहला आक्रमण जो किया वो सफल नहीं हुआ, लेकिन दूसरे बार आक्रमण किया तो भारत से माने दूसरा बार ये जीत गया। ये तो जीत गया अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली क्या किया कि भारत में देखिए आलमगीर सेकेंड और नजीबुद्दौला को ये मीर बख्शी का पद दिया। मीर बख्शी और अपना एजेंट बना लिया। ये तो शासक ही थे, ध्यान से समझना है। देखिए बहुत ये ध्यान से समझना है कि अब अहमद शाह अब्दाली के समय के बाद कि आलमगीर सेकेंड ये तो मुगल बादशाह थे, लेकिन ये नजीबुद्दौला जो मीर बख्शी था ये एजेंट था किसका? अहमद शाह अब्दाली का। चूंकि जीत लिया था
भारत में। तो अभी नजीबुद्दौला मीर बख्शी जो था अहमद शाह अब्दाली का एजेंट था और ये मात्र शासक थे, काम सब पावर इसी का था। ये देखिए, इस समझने की बात है, आलमगीर सेकेंड शासक जरूर थे भारत का, लेकिन सारा पावर किसका था? नजीबुद्दौला मीर बख्शी का था। ये जो है एजेंट था किसका? अहमद शाह अब्दाली का। सारा सूचना जो है ये अहमद शाह अब्दाली को नजीबुद्दौला देता था। अब घटना क्या घटता है जिसके चलते पानीपत का युद्ध होता है, तृतीय युद्ध, वहां हम आते हैं। देखिए, अहमद शाह अब्दाली के टाइम में हुआ। अब घटना ये घटा कि ये नजीबुद्दौला जो था, इसको जो है मराठा चीफ, मुगलों ने कहा कि मराठा चीफ से सहायता लिया कि नजीबुद्दौला को हटा दिया जाए यहाँ से, भारत से। तो रघुनाथ राव, देखिए यहाँ मुगल चीफ जो हैं, मुगल नहीं, ये मराठा चीफ जो रघुनाथ राव, ये जो है मराठा चीफ थे। ये रघुनाथ राव आए और मुगलों के सहायता से इसको भगा दिए। किसको? नजीबुद्दौला को। ये मीर बख्शी जो पोस्ट पर था और एजेंट था किसका? अहमद शाह अब्दाली का। जब ये भगा दिए इसको रघुनाथ राव, मराठा चीफ, नजीबुद्दौला को, तो भागा कहाँ गया? ये गया अहमद शाह अब्दाली के पास। देखिए इसके पास, अहमद शाह अब्दाली के पास कौन गया? नजीबुद्दौला। ये जो मीर बख्शी जो अहमद शाह अब्दाली का एजेंट था नजीबुद्दौला, ये भागकर इसके पास चला गया, अहमद शाह अब्दाली के पास, और यहाँ जाके बोला कि ऐसा ऐसा घटना मेरे साथ हुआ है। ये जो है 1759 में चल पड़ा वहाँ से। 1759 फिर आक्रमण कर लिए। बहुत चिढ़ गया कि मेरा आदमी को भगा दिया ये लोग, ये कैसे ये लोग का ये हो गया, इतना ताकत हो गया मेरे आदमी को भगा दिया। अब वहाँ से अहमद शाह अब्दाली चिढ़ के वहाँ से अपना मीर बख्शी के इसको नजीबुद्दौला कहने से फिर इंडिया में अटैक करने के लिए आ गया। 1759 में वहां से चला भारत में। लेकिन युद्ध कब हुआ? देखिए 1761 में पानीपत के मैदान में, 1761 में इसी के कारण यही जाके कान भरा था नजीबुद्दौला, भारत में ये लोग भगाया था तो अहमद शाह अब्दाली के कान भरा। तो देखिए 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध कहाँ होता है? पानीपत में। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच? मराठों, चूंकि मराठा ही भगाए थे रघुनाथ राव, किसके सहायता से? माने ये लोग, माने मुगल लोग उकसाया था, आई मराठा लोग भगाए, तो मराठों प्लस अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तृतीय युद्ध हारा कौन? देखिए मराठे लोग हार गए, मराठे लोग, इनकी हार हुई और जीता कौन? ये देखिए अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। इसी मराठों लोग कमर टूट गया। ये पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली जीत गया, और अहमद शाह अब्दाली जीत गया और यहाँ किसको बनाया? शाह आलम सेकंड को लौटा वहाँ। इसके बाद भारत में देखिए अब ये लोग का पावर कुछ नहीं, वहाँ जा करके यहाँ का शासक बना दिया शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, इसको शासक बना वहीं से। ये अहमद शाह अब्दाली भारत का शासक, मतलब ये मुगल वंश में इसको बनाने वाला कौन था? अहमद शाह अब्दाली। तो भारत का शासक अहमद शाह अब्दाली शाह आलम सेकंड को बनाया। इस तरह पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। हारा कौन? मराठा लोग हार गए, और जीता कौन? अहमद शाह अब्दाली जीत गया। फिर अंतिम उसका जो है 63 में सिर्फ एक बार आया, बस 1763 अहमद शाह अब्दाली का लास्ट आक्रमण था। इसके बाद फिर नहीं आया अहमद शाह अब्दाली, बस इसका कहानी खत्म। 1748 ले 1763 यहाँ से यहाँ तक इसका रहता है, बस 1748 1763। तो
ये पानीपत का तृतीय युद्ध। प्रश्न एक मन में आता होगा कि जो भी भारत में युद्ध हुआ वो पानीपत में हुआ। प्रथम युद्ध पानीपत का, द्वितीय युद्ध पानीपत का, तृतीय युद्ध पानीपत का, आखिर भारत में पानीपत में ही क्यों युद्ध हो रहा है? ये तो प्रश्न मन में आता होगा। इसका निराकरण, इसका समाधान हम बताएंगे इसको डिटेल्स में अच्छा से अगले क्लास में। आज का जो क्लास था, चूँकि मैं एक उसमें जो नादिर शाह की बात जो थी उसमें एक बात और था कि क्षेत्र जो था सिंधु नदी के पश्चिम का नादिर शाह क्षेत्र भी ले लिया था और लाहौर को भी वो जीत लिया था। तो उस समय की बात है, जिस समय 1739 की बात है। ये रघुनाथ राव के गलती, रघुनाथ राव जो अपना इसका अहमद शाह अब्दाली के एजेंट को ये लोग भगा दिया था नजीबुद्दौला को, जिसका नतीजा हुआ कि आपको पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया भारत में। लेकिन तीनों युद्ध हुआ भारत में पानीपत में ही, जो हरियाणा में है। लेकिन तीनों युद्ध पानीपत में क्यों हुआ? प्रश्न तो यहाँ है। इसका समाधान हम निकालेंगे अगले क्लास में। और ये जितना उत्तरवर्ती मुगल सम्राट हैं, ये जो लोग रंगीला बादशाह हैं, ताता थैया का जो नाच करते थे या नाच देखते थे, इस सब बादशाहों की कहानी मैं अगले क्लास में निश्चित रूप से बताएंगे। आज का जो क्लास है ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, आज का क्लास इतना ही। फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।